आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SD-WAN सॉल्यूशन के बारे में, राइट। SD-WAN सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने जो बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो SD-WAN सॉल्यूशन है वो हमें एक इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर देता है। सेकेंड थिंग, वो हमको इंटेलिजेंट राउटिंग के बारे में भी बात की थी। इंटेलिजेंट राउटिंग भी मिलेगी। थर्ड थिंग, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ये बात की थी हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो के अंदर कि अगर मैं SD-WAN सॉल्यूशन यूज़ कर रहा हूँ तो एक इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर मिल रहा है, जिसमें मैंने आपसे ये बोला था कि जो ट्रेडिशनल वैन है उस ट्रेडिशनल वैन को अपग्रेड करके SD-WAN सॉल्यूशन क्रिएट किया गया। उसका रीज़न था क्योंकि ट्रेडिशनल वैन में जो हमारे एप्लीकेशंस होते थे वो डेटा सेंटर पे प्रेजेंट होते थे, राइट। तो हम लोग MPLS लिंक के थ्रू डेटा सेंटर को रीच कर लेते थे, उसके थ्रू एप्लीकेशन एक्सेस कर लेते थे। बट आज के टाइम पे मैक्सिमम एप्लीकेशंस प्रेजेंट है हमारे क्लाउड पे, और जब एप्लीकेशंस क्लाउड पे प्रेजेंट हैं तो वाया डेटा सेंटर हम क्लाउड को रीच ना करके डायरेक्ट इंटरनेट सर्किट के थ्रू क्लाउड को रीच कर सकते हैं। इसलिए बोला गया कि जो इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर मिलेगा आपको किसमें, SD-WAN सॉल्यूशन में। इंटेलिजेंट राउटिंग के बारे में भी मैंने बात की थी। मैंने बोला था कि जो हमारा ट्रेडिशनल वैन है उसमें क्या है कि अगर नेटवर्क के हमारे पाथ में किसी भी तरह का कोई कंजेशन है तो उस कंजेशन की इंफॉर्मेशन राउटर के पास नहीं होती। मतलब राउटर इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि पाथ के कंजेशन को समझ के जो भी ट्रैफिक है उसको किसी दूसरे पाथ के थ्रू फॉरवर्ड कर दे, राइट। तो ये किस चीज़ का लैग था? ये इंटेलिजेंट राउटिंग की लैग था। किसमें? हमारा जो ट्रेडिशनल वैन था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब हमारा गूगल मैप के थ्रू आप कहीं जा रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है एक जगह पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप अपने पाथ को क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। सेम थिंग, इस तरीके की इंटेलिजेंट राउटिंग आपको कहाँ मिल जाएगी? SD-WAN सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। तो बात कर रहे थे इंटेलिजेंट। थर्ड पॉइंट था सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ये भी मैंने बात की थी और आपको बोला था कि मैक्सिमम राउटर्स जो है वो CLI बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनका मैनेजमेंट CLI है। इट मीन्स अगर नेटवर्क के अंदर 1000+ राउटर्स हैं और सभी राउटर को मैनेज करना है, तो अभी तक जो ट्रेडिशनल वैन के साथ आ रहे थे तो सभी राउटर को, मैक्सिमम राउटर्स को, 99% राउटर्स को CLI के थ्रू मैनेज कर रहे थे, राइट। तो ये भी एक डिफ़िकल्ट था, इजी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से ये तीनों चीज़ें आपको SD-WAN सॉल्यूशन में मिल जाती हैं, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, राइट। अब आगे बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि जो SD-WAN सॉल्यूशन है वो SD-WAN, ये तो सभी को पता है कि SDN टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी को। SDN टेक्नोलॉजी को यूज़ करते ही कुछ 2 पॉइंट्स पे मैं और बात करूँगा कि जो हमारा SD-WAN सॉल्यूशन है वो हमको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन प्रोवाइड करता है। अब सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन क्या है तो बात करेंगे इसके बारे में। और सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन के साथ साथ SDN को यूज़ करके जो SD-WAN सॉल्यूशन है इसमें हम लोग ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। मीन्स नेटवर्क के जो भी डिवाइसेस हैं उनको स्क्रिप्ट के थ्रू पाइथन या फिर एनसिबल को यूज़ करते हुए डिवाइसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट, राइट। तो SD-WAN सॉल्यूशन के अंदर सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी को कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो आप ऐसा समझिए कि जो मेरा डिवाइस है उसमें आपका एक कंट्रोल प्लेन होता है और एक डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन को आप ऐसे बोलो राउटिंग इन्फॉर्मेशन। मैं अगर बोलूँ कि कंट्रोल प्लेन सेंट्रलाइज्ड है तो मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में लगे
उन सभी डिवाइसेस के पास जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से अपडेट हो रही। मीन्स नेटवर्क के अंदर राउटिंग इन्फॉर्मेशन सभी राउटर एक दूसरे को नहीं अपडेट कर रहे हैं, जबकि राउटिंग अपडेट उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू मिला है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन है हमारा नेटवर्क के अंदर। ओके, डेटा प्लेन का मतलब ये है कि डेटा फॉरवर्डिंग मीन्स दो रिमोट साइट के बीच में आपका जब डेटा फॉरवर्डिंग होती है तो किस प्लेन में होती है, डेटा प्लेन के थ्रू होती है, राइट। अब कंट्रोल प्लेन को अगर मैं अपने नेटवर्क के बारे में बात करूं, जो आज का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के टाइम पे जो लोग सपोज EIGRP प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हो, तो EIGRP प्रोटोकॉल यूज़ किया हुआ मैंने, राइट। और इस EIGRP प्रोटोकॉल को जो मैंने यूज़ किया है, इसके थ्रू सभी राउटर्स ने एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज किए और फाइनली मैं मान के चलता हूँ कि सारे राउटर्स एक दूसरे के नेबर बन चुके हैं, राइट। और यहाँ पे दो नेटवर्क हैं, एक A नेटवर्क और एक B, दो लाइन नेटवर्क्स हैं। राउटिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है और अपडेट होने से इसके पास B नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इसके पास A नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, आपका जो टोपोलॉजी है वो प्रॉपर है। मीन्स आप A से B को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, कनेक्टिविटी हो जाएगी, और B को A से करोगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप इसको ऐसे देखो कि अगर मैं इस राउटर को नेटवर्क से हटा दूँ, या ऐसा बोलो कि ये राउटर ऐसा है कि ये नेटवर्क में अनरीचेबल हो गया, तो इस कंडीशन में आपका A और B के बीच में कम्युनिकेशन रुक जाएगा। मीन्स A के पास जो रूट्स आ रहे थे वो इस राउटर के थ्रू आ रहे थे, B के पास भी जो रूट्स आ रहे हैं वो इस राउटर के थ्रू आ रहे हैं। मीन्स नेटवर्क के अंदर हमारी टोपोलॉजी के अंदर जितने भी राउटर्स हैं वो जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं वो अपने नेबर से रिसीव कर रहे हैं, राइट। और राउटिंग इन्फॉर्मेशन अपने नेबर से ले रहे हैं। अगर उनका नेबर प्रेजेंट नहीं है और नेबर का नेबर प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप दो रिमोट साइट्स के बीच में या दो लैन नेटवर्क्स को आप कनेक्ट नहीं करा सकते। इसको मैं अपनी इस लैंग्वेज में अगर बोलूँ, मैं ऐसा कुछ बोलूँ कि यहाँ पे जो कंट्रोल प्लेन है, यहाँ पे जो कंट्रोल प्लेन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंट्रोल प्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि सभी राउटर्स जो भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो अपने नेबर राउटर से ले रहे हैं। मीन्स हर राउटर एक दूसरे राउटर पर डिपेंड है। A to B पाथ के बीच में, A to B जाने के पाथ के बीच में जितने भी राउटर्स हैं, इन दोनों लैन्स के कनेक्टिविटी में इन सभी राउटर्स का प्रेजेंट होना मस्ट है। मीन्स पाथ के अंदर सभी राउटर प्रेजेंट होंगे तभी A और B के बीच में कनेक्टिविटी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यही सेम थिंग अगर कुछ ऐसा होता कि हमारा, जैसे मैं आपको होता क्या, मैं आपको, अगर आपने BGP किया हुआ है या फिर मैंने मेरा BGP प्लेलिस्ट कंप्लीट किया है तो आपको RR के बारे में पता होगा, राउट रिफ्लेक्टर के बारे में पता होगा, राइट। उसमें मैंने ये बताया कि RR प्लस RR क्लाइंट, जो भी RR क्लाइंट्स हैं वो जो भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, RR के थ्रू। मीन्स यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन है, यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन है, राइट। मीन्स अगर ये राउटर, मीन्स मैं बोलूँ इन दो के बीच में मुझे कनेक्टिविटी करनी है और ये राउटर प्रेजेंट नहीं है, आपकी टोपोलॉजी में अनरीचेबल है, फिर भी ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। बिकॉज ये जितने भी राउटर्स हैं, ये सभी राउटर जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं वो वाया RR कर रहे हैं, मीन्स सेंट्रलाइज्ड है। तो अगर हम बात करें अपने SD-WAN में, तो SD-WAN भी सेम सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा हमें। क्या करेगा, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन प्रोवाइड करेगा। आप ऐसा समझिए कि जब भी, जैसे ही हम अभी SD-WAN कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो SD-WAN का एक कंपोनेंट ऐसा है जो नेटवर्क के अंदर जितनी भी रिमोट साइट्स हैं उन साइट्स पे कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस हैं
उन सभी डिवाइसेस को राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट करता है, राइट। अब आपको समझ में बात आ रही होगी। मीन्स सेंट्रलाइज्ड, एक ही लोकेशन से सभी ब्रांचेस को राउटिंग अपडेट मिल रहे हैं। मीन्स रूट्स अपडेट के लिए, मीन्स राउटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ये साइट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ये आप अगर इसको समझे तो ऐसे भी हो गया जैसे डीआर और बीडीआर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो डीआर और बीडीआर के केस में क्या था कि जितने भी डीआर अदर्स थे वो सभी डीआर अदर एक दूसरे के नेबर तो हैं, बट एडजेसेंसी किसके साथ थी? डीआर और बीडीआर। एडजेसेंसी किसके साथ थी? डीआर और बीडीआर के साथ, राइट। इट मीन्स इधर भी जो आपका कंट्रोल प्लेन है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन है। अब आपको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। क्योंकि हो क्या रहा है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन होने की वजह से कि राउटर के पास रूट की इन्फॉर्मेशन, सभी रूट्स की इन्फॉर्मेशन तो होती है, बट जब उसको डेटा फॉरवर्ड करना होता है तो वो अपने नेक्स्ट हॉप पे भेज देता है। इससे क्या होता है कि रूट की इन्फॉर्मेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स राउटर पाथ में अगर अदर राउटर्स भी हैं उस टोपोलॉजी के अंदर, तो उनमें से अगर वो राउटर्स प्रेजेंट नहीं हैं, फिर भी दो रिमोट साइट आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब हम लोग बात करते हैं SD-WAN कंपोनेंट्स के बारे में, राइट। SD-WAN कंपोनेंट के बारे में बात करें। SD-WAN कंपोनेंट्स, राइट। SD-WAN कंपोनेंट्स में सबसे पहली बात, एक कंपोनेंट है vManage। सेकेंड थिंग vSmart। थर्ड vBond, राइट। ये कंपोनेंट्स हैं जो आपके क्लाउड एंड पे होंगे। मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे सिस्को है, सिस्को के अपने कुछ क्लाउड पार्टनर्स होंगे, जैसे मान लेते हैं AWS, ठीक है, और AT&T, इस तरीके से गूगल क्लाउड, GC, मान लेते हैं सपोज सिस्को के क्लाउड पार्टनर्स हैं। तो सिस्को ने क्या किया कि इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे अपने सर्वर सेटअप कर दिए, लगा दिए। आप ऐसा समझो कि AWS के क्लाउड पे सिस्को ने अपने सर्वर सेटअप कर दिए। सर्वर कौन से हैं? मैं सर्वर लिख देता हूँ, UCS सर्वर्स हैं, राइट। ये सर्वर सिस्को ने AWS के क्लाउड के साथ पार्टनरशिप थी तो यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद, अच्छा एक चीज़ और, इसको बताने से पहले मैं आपको बोलूँ कि ये जितने भी कंपोनेंट हैं ये सभी कंपोनेंट वर्चुअल हैं। पहली चीज़ मीन्स जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो UCS सर्वर्स हैं, इन सर्वर्स पे, ये जो आपके ब्लेड सर्वर हैं, इन सर्वर्स पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया सिस्को ने, ठीक है। VM बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सभी VM इमेजेस हैं। ये सभी इमेज इसमें आप डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। मीन्स आपको एक सिस्को का स्मार्ट अकाउंट लेना होगा। उस स्मार्ट अकाउंट के बाद सिस्को आपको इस सर्वर की, UCS सर्वर की एक्सेस दे देगा, जिस क्लाउड पे उसने अपने सर्वर्स लगा रखे होंगे। एक्सेस देने के बाद उस पर पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होगा, VM बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे आप मल्टीपल VM की इमेजेस, अपने कंपोनेंट्स की इमेजेस को डिप्लॉय कर सकते हो। मीन्स तभी मैंने बोला कि जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये सभी वर्चुअल कंपोनेंट्स हैं। अगर SD-WAN की बात करें तो SD-WAN में जो फिज़िकल कंपोनेंट है वो आप रिमोट साइट पे कनेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं VH, राइट। VHs हैं। VHs बॉक्सेस होते हैं, मैं अभी दिखा दूंगा किस तरीके के डिवाइसेस, क्योंकि जस्ट लाइक राउटर की तरह दिखेंगे आपको। VHs हैं, या फिर आप ASR राउटर यूज़ कर सकते हैं एंड CSR राउटर यूज़ कर सकते हैं, राइट। ASR CSR राउटर पे अगर आप SD-WAN की इमेज डिप्लॉय कर देंगे तो उसके बाद इन राउटर्स को भी एज ए VH आप क्लाइंट साइड में यूज़
कर सकते हैं, राइट। मैं आपको अगर वी मैनेज की बात करूं, वी स्मार्ट की बात करूं और वी बॉन्ड की बात करूं, ये सभी कंपोनेंट्स अगेन बोल रहा हूं वर्चुअल हैं। देखिए ध्यान से, SD-WAN का कंपोनेंट है वी मैनेज, और एक नहीं आप मल्टीपल वी मैनेज कनेक्ट कर सकते हो, राइट। बैकअप के लिए यहाँ पे फिजिकल सर्वर के ऊपर सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उस पर आप वी मैनेज की जो भी इमेज है वो डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। अब वी मैनेज के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, वी मैनेज के थ्रू आप सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। रेस्ट एपीआई हम लोग ओवरले के बारे में, जब अंडरले और ओवरले के बारे में बात करेंगे तो रेस्ट एपीआई के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, राइट। यहाँ पे दो लिखा हुआ है, एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ मैनेजमेंट। तो इसमें एक बेसिक सा बिल्कुल सा डिफरेंस है। मैनेजमेंट का मतलब है ये इस पर्टिकुलर वी मैनेज को मैनेज करने की बात हो रही, और सेंट्रलाइज्ड मैनेज का मतलब है कि नेटवर्क के अंदर जो अदर डिवाइसेज हैं, अदर डिवाइसेज है जैसे वी एजेस हैं, उसको मैनेज करने की बात हो रही, राइट। तो ये आपका हो गया वी मैनेज। और वी मैनेज का काम, जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि अगर 1000+ राउटर भी टोपोलॉजी के अंदर हैं तो ट्रेडिशनल वैन के अंदर इन राउटर्स को CLI के थ्रू मैनेज करना पड़ रहा था। बट अभी अगर आपके नेटवर्क के अंदर 1000 साइट्स हैं और हर साइट पे ब्रांच राउटर को आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए आप सेंट्रलाइज्ड वी मैनेज के थ्रू इन सभी राउटर को GUI मैनेज कर सकते हो, राइट। ये एडवांटेज है वी मैनेज का, ओके। अब वी मैनेज के बाद हम लोग बात करते हैं वी स्मार्ट के बारे में, राइट। वी स्मार्ट के बाद ये है आपका वी स्मार्ट, ओके। वी स्मार्ट का रोल क्या है, राउटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, राइट। इंक्रिप्शन की से रिलेटेड है, बाकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग और इसके पॉलिसी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी वी स्मार्ट के बारे में आप इतना समझो कि वी स्मार्ट कुछ इस तरीके का कंपोनेंट है, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लेते हैं कि आपको इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, और हर स्टेट के लिए आपको एक सेंट्रलाइज राउटिंग अपडेट के लिए एक कंपोनेंट चूज़ करना है। तो आपने क्या किया कि जो वी स्मार्ट का रोल है वो इतना सा है, ऐसा समझो कि जो भी ब्रांच राउटर्स हैं, इन सभी ब्रांच राउटर्स जो अपना राउटिंग अपडेट देंगे वो किसको देंगे, वी स्मार्ट को, राइट। और वी स्मार्ट इन सभी ब्रांचेस की जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन होंगी वो सेंट्रलाइज वी स्मार्ट के पास आ जाएंगी, और वी स्मार्ट अपने से कनेक्टेड राउटर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा। इट मीन्स जितने भी ब्रांच राउटर हैं, इन सभी राउटर्स के पास नेटवर्क के सभी रूट्स की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो जाएगी। इट मीन्स सेंट्रलाइज, बट वी स्मार्ट को आप मल्टीपल वी स्मार्ट लगा सकते हो, और लगाना भी चाहिए मल्टीपल वी स्मार्ट। अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग वी स्मार्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वी स्मार्ट का काम क्या है, आप ऐसे बोलिए कि जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन प्रोवाइड करता है। मीन्स आप ऐसा समझो जो SD-WAN सॉल्यूशन के अंदर जो राउटिंग अपडेट्स है वो सभी जितने भी ब्रांच राउटर्स हैं उन सभी को कौन प्रोवाइड करेगा, वी स्मार्ट, ऐसा समझ सकते हैं, ओके। अब बात हो रही है वी बॉन्ड की। थर्ड कंपोनेंट है हमारा वी बॉन्ड, राइट। अब इस वी बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो वी बॉन्ड का काम क्या है, मैं बताऊं। वी बॉन्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका काम है ऑथेंटिकेशन का, जिसका काम क्या है, ऑथेंटिकेशन का।
तो मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की और इसको मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ आपको तो ज़्यादा इजी, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा। आप ऐसा समझिए कि ये आपका एक SD-WAN सॉल्यूशन है जिसमें आपके ये 3 कंपोनेंट्स हैं। ये आपका vManage हो गया, ये आपका vBond हो गया और ये आपका vSmart हो गया, राइट। ये आपका टोटल क्या है, SD-WAN सॉल्यूशन, राइट। और ये क्लाइंट साइड पे ये सारे क्लाइंट्स हैं, रिमोट साइड है बस, ये सभी आपकी रिमोट साइड। और इन रिमोट साइड पे आपने क्या लगा रखे हैं, VHs लगा रखे हैं, विप्टेला के बॉक्सेस हैं, राइट, VHs लगा रखे हैं। अगर आप विप्टेला के बॉक्सेस नहीं लगा रहे हो, आपके पास ASR राउटर है, तो ASR राउटर पे भी SD-WAN की इमेज को डिप्लॉय करके क्लाइंट साइड पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। ऐसा समझिए कि ये एक SD-WAN सॉल्यूशन है, इसको आप फैब्रिक भी बोल सकते हो, SD-WAN फैब्रिक। फैब्रिक क्यों बोल रहे हैं हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि vManage, vBond, vSmart, तो ये सभी कंपोनेंट SD-WAN सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब जितने भी एज राउटर्स हैं, इन सभी राउटर्स को अगर राउटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन किससे लेंगे, vSmart से। राउटिंग इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ अपडेट किसको करेंगे, ये भी जो रूट्स अपडेट करेंगे वो किसको करेंगे, vSmart को। और अगर इसमें मान लेते हैं कि ये ब्रांच 1 है और ये ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4, मीन्स ब्रांच 4 की इंफॉर्मेशन अगर ब्रांच 1 को आएगी तो वाया किसके आएगी, vSmart के थ्रू मिल जाएगी, राइट। तो सेंट्रलाइज राउटिंग अपडेट हो गया। और vBond का क्या रोल है कि जब भी ये राउटर्स आपकी टोपोलॉजी का पार्ट बनेंगे तो सबसे पहले इन VHs को vBond से ऑथेंटिकेशन लेना होगा, vBond से ऑथेंटिकेशन लेना होगा इस फैब्रिक का पार्ट बनने के लिए, राइट। इट मीन्स vBond ऑथेंटिकेट करेगा, फैब्रिक में जुड़ने की परमिशन देगा, उसके बाद में जो ये VHs है इसको राउटिंग अपडेट्स vSmart के थ्रू मिल जाएंगे। और जब ये इन सभी ब्रांचेस को VHs को मैनेज करना है सेंट्रलाइज, वो vManage के थ्रू सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाएगा, राइट। मैंने अभी इसमें बहुत डिटेल से नहीं गया हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये डिटेल से बताने वाला हूँ इन सभी कंपोनेंट्स की किस तरीके से VHs के साथ वर्किंग होती है, किस तरीके के सेशन बनते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट। अभी के वीडियो में मैं आप इतना सिंपल सा समझिए, मैंने इसको फैब्रिक कीवर्ड इसलिए बोला था कि फैब्रिक का मतलब ऐसा कुछ हो गया, फैब्रिक से रिलेटेड शायद डाउट हो, कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक सोल्यूशन है, पूरा SD-WAN सॉल्यूशन, राइट। और आपकी एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये, इन दोनों ब्रांच को ये कौन कनेक्ट करा रहा है, SD-WAN सॉल्यूशन आपका इन दोनों ब्रांचेस के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। लेकिन जब भी आप ट्रेस करोगे कि हमारा जो ट्रैफिक है वो R1 से R2 के पास कैसे जा रहा है, तो उस ट्रैफिक जब ट्रेस करोगे तो ये एक सिंगल होप मान के चलेगा, आप ऐसा समझो, इसको क्या मान के चलेगा, सिंगल होप। मीन्स जो आपके SD-WAN सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ सेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से ट्रेस नहीं होगी। मीन्स R1 से जब आप ट्रेस करोगे तो डायरेक्टली R2 पे जाएगा, मीन्स R1 टू R2 ये जो फैब्रिक है ये केवल सिंगल होप का काम करेगा, राइट। जब लैब करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे ये किस तरीके से सिंगल होप की तरह काम करता है। मेरे पास अभी उसका VHs की बात करूँ तो मैंने आपको बोला ना कि सभी कंपोनेंट्स क्या है, वर्चुअल है, बट जो VH है वो आपका क्या है, ये फिज़िकल है। मैं VH की इमेज मेरे पास नहीं होगी, अगर आप सर्च करोगे तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो कि विप्टेला का बॉक्स होता है तो 1000 एंड 2000, ठीक है।
इस तरीके की सीरीज़ आप सर्च करोगे तो दिख जाएगी। वेजेस की डिटेल भी सर्च करोगे तो दिख जाएगा, उसमें बहुत सारे SFPs पोर्ट मिल जाएंगे आपको, कंसोल पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, एक मैनेजमेंट पोर्ट मिलेगा, राइट। मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू मीन्स अपना जो भी आप VH है वो मैनेज कर सकते हो। SFP पोर्ट होंगे, डिपेंड ऑन द मॉडल नंबर, उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, राइट। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया किस तरीके से, और इसमें हम लोगों ने बात कर ली है सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन की बात कर ली है, राइट। सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन किस तरीके से vSmart के थ्रू मिलता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे और डिटेल से, मैं आपको शो करूँगा कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर वर्क करता है, राइट। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।